यस रिकॉर्डिंग। तो आज में हम कॉन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फार्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एस पी एस डैश कॉन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्ट। हाँ बोलिए। सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। आवाज बहुत धीमे आ रही है। अच्छा 1 मिनट, हमको साउंड देखना पड़ेगा। माइक्रोफोन ऑडियो सेटिंग, 1 मिनट। इनपुट लेवल, आउटपुट लेवल। हाँ हेलो हेलो, अभी ठीक है साउंड? हेलो हेलो, और किसी को दिक्कत है? हेलो, साउंड ठीक है? यस सर ठीक है। अच्छा ठीक 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 है, वो मिनिमम हो गया था। और क्या, म्यूट माय माइक्रोफोन, ठीक ओके। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, एस पी एस डैश सेपरेटिंग द टू मीडिया। एक साइड रेयर है एंड अदर साइड इट इज डेंसर। अगर हम इसको पूरा करते तो हमें एक सेंटर मिलता है इसका, कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। से दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ज्वाइनिंग लाइन अगर हम लेके चले तो दिस इज नाउ द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके एक तरफ, किसी एक तरफ आपको ऑब्जेक्ट रख देना है और दूसरी तरफ से आपको देखना है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक वर्चुअल इमेज आपको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। अभी अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रख देते एट दिस पॉइंट और इस साइड से ऑब्जर्व करना शुरू करते तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली बहुत सारी रेज जब इस सरफेस को क्रॉस करके आप तक पहुंचती तो मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्शन होता। रिफ्रैक्शन में रेज अपनी ट्रैक से डेविएट होती, अकॉर्डिंगली आपको चेंज्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता। तो हमने ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको इधर कर दिया तो एसपीएस डैश रिफ्रैक्टिंग हो गया। बहुत सारी रेज में से आप एक रे कंसीडर कर सकते हैं एज द OA. OA is one of the ray going to touch the spherically refracting surface SPS dash at A. अब आपको पता है रेयर टू डेंसर में गए हैं, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल लेना है, इसके लिए आपको नॉर्मल खींचना होगा। नॉर्मल खींचने का रूल ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए को अगर ज्वाइन कर दे तो इस केस में नॉर्मल ट्रेस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए को ज्वाइन करने वाली लाइन हमने खींच दी इज दिस। ये लाइन जो होगा, दिस लाइन इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब अगर हम इसको एज अ इंसिडेंट रे लेके चल रहे हैं तो आपको पता है कि जाना तो इसको ऐसे था, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये डेंसर में गई है, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल का केस होगा। बहुत ज्यादा मोड़ देंगे तो इमेज यहां बन जाएगी, तभी भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम हमेशा नॉमिनल बेंडिंग करेंगे। तो हमने बेंड कर दिया दिस इज द ट्रैक। जाना ऐसे था, डेंसर में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना था, नॉर्मल इज द ग्रीन वन, तो हमने इसको डाउन साइड बेंड कर दिया। और एक नॉर्मल इंसिडेंस है, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस, तो इसको सीधा जाने दीजिए, ट्रिपल एरो, ये ऐसे सीधा निकल जाएगा दिस। अकॉर्डिंगली फिर रियल इमेज नहीं बनी। अगर आप इन दोनों को बैक साइड प्रोड्यूस करें, यानी इसको बैक साइड प्रोड्यूस करें, तो आप देखेंगे कि बैक साइड प्रोड्यूस करने पर जो इमेज मिलेगी इज दिस, ये इमेज मिली। जब कल हम लोग कॉनकेव डिराइव कर रहे थे तो कॉनकेव, हेलो यस सर। आवाज आ रही है ना? अरे एकदम इतना साइलेंट, डिजिटली साइलेंट, आपका सिग्नल विग्नल गया क्या? अच्छा ठीक है, चलिए। तो यहाँ हमारे पास इमेज इज हियर। कल हमने क्या कहा था? ये कहा था ना कि अल्फा डिग्री पर हम जो रे चल रही है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, बीटा डिग्री पर हमें नॉर्मल ट्रेस करना पड़ रहा है, और जब फाइनल इमेज बनाने जा रहे हैं तो गामा डिग्री पर हमें रेज कलेक्ट होती हुई मिल रही है, बिल्कुल कल वाले की तरह, जैसा कल वाला था। अब आ जाइए, इसमें आपको U चाहिए, V चाहिए और R चाहिए।
तो यहाँ आपको पता है कि पोल पर मेंटेन होना होता है, ऑब्जेक्ट तक चलकर आना होता है, तो ये डिस्टेंस u कहलाती है। कोई बताएगा निगेटिव या पॉजिटिव? u इज टू बी टेकन एज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है? हाँ, नेगेटिव होगा, सही बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि P पर मेंटेन है, O तक चलकर आएंगे तो अगेंस्ट टू द लाइट रे चलकर आएंगे, तो आपको निगेटिव लेना चाहिए। दिस इज द माइनस U। फिर आप पोल पर मेंटेन हो जाइए, इमेज तक चलकर आइए, तो ये V कहलाएगा। क्या प्लस की माइनस? माइनस, ठीक है। दिस इज द माइनस V एंड सेंटर आप कर्वेचर तक चल कर जाइए। पोल पर मेंटेन है, सेंटर आप कर्वेचर तक चल कर जाएंगे तो इन द डायरेक्शन आप लाइट रे चलेंगे, इसीलिए R जो होगा वो प्लस होगा कि माइनस? प्लस पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव होगा। तो दिस इज द प्लस R। आपके पास सारे पैरामीटर आ गए। कल की तरह आज भी एक हमें परपेंडिकुलर लाइन ट्रेस करनी होती है। ए से हम परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, टचिंग द प्रिंसिपल एक्सिस एट एम। ऐसा इसलिए कि एपी कर्व्ड है, तो ट्रायंगल बनाने में दिक्कत होगा, तो इन स्पाइट ऑफ कंसिडरिंग एपी हम एम को कंसिडर करेंगे, और एम और पी के बीच ये जो डिस्टेंस है इतना नेग्लिजिबल है कि पी को अगर हम एम कर भी दें तो मेजरमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस इज द ray diagram for refraction through the spherically refracting surface। तो अगर ये डायग्राम बन गया तो बिल्कुल कल की तरह देखिए, आपके पास एक स्टेप होगा, स्टेप 1। आप 1 से 2 में गए हैं तो 1n2 और हो जाएगा sin i by sin r। अच्छा ठीक है, i और r कहाँ है? अब i और r हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। i और r, ये ग्रीन वाला नॉर्मल है और ये डैश डैश वाला इमेज यानी रिफ्रैक्टेड है। दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल, ध्यान से देखिएगा। ये ग्रीन वाला नॉर्मल है और ये डैश डैश वाला रिफ्रैक्टेड है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो सॉलिड ब्लू है दिस, और ये जो ग्रीन है दिस, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे है, ये वाला पार्ट हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ये इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल था, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये रिफ्रैक्टेड रे है डैश डैश वाली ये, और ये नॉर्मल है, तो हो गया R। अब पहला इक्वेशन है 1n2 sin i by sin r। स्टेप 1, 1n2 is equal to sin i by sin r। ये पहला स्टेप है। और आपको पता है हमने क्या किया था कल? 1n2 को सिंपली n लिखा था एंड sin of I was written as I and sin of R was written as R by saying that angles are very, very small. Angles are very, very small. So the first equation formed was the I is equal to anar. I is equal to anar. कल भी यही इक्वेशन मिला था आपको। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? हेलो? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेप जैसा कल था वैसा आज है, कोई अंतर नहीं हुआ। सेकेंड स्टेप, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में देखिए अगर गामा प्लस बीटा लिखा है तो गामा प्लस बीटा आर के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, आर एक्सटीरियर है तो इंटीरियर है यहाँ बीटा और यहाँ गामा। क्लियर है? आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, यानी एक ट्रायंगल है इसमें जिसमें एक्सटीरियर एंगल अगर आर ले लेते तो आर के लिए इंटीरियर एंगल होता गामा एंड बीटा। तो इसका मतलब है हमारे पास दूसरा है आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। और तीसरा, अगर हम आई ले लें एज द एक्सटीरियर एंगल तो आई एज द एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो इस केस में हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए ये आई है, दिस ये दिस इज आई। अगर ये आई है तो दिस इज बीटा प्लस अल्फा। आई इज इक्वल टू बीटा
प्लस अल्फा, कल भी ऐसे ही मिला था, बस अंतर था थोड़ा, अल्फा बीटा इधर उधर थे। यानी आपको सेकंड इक्वेशन मिल गया, आपको थर्ड इक्वेशन मिल गया। अब आपको क्या करना है, कल की तरह ही इस आई और आर की वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर देना है। अगर ऐसा है तो फ्रॉम 1 आई की जगह रखेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा एन, आर की जगह हो जाएगा गामा प्लस बीटा, ये हो जाएगा गामा प्लस बीटा। नाउ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन गामा प्लस एन बीटा। कल भी बीटा 2 जगह आया था, आज भी बीटा 2 जगह आया है। तो अगर हम इस इक्वेशन में बीटा को उधर फेंक देते और एन गामा को इधर लेके आते तो इस केस में हमारे पास होता एन गामा इधर आता तो अल्फा रोके हुए हैं, एन गामा इधर आएगा तो माइनस एन गामा हो जाएगा, इधर एन बीटा रोके हुए हैं, एन बीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस बीटा हो जाएगा। अभी बस बीटा कॉमन ले लीजिए और होल्ड कर लीजिए, आपके पास इक्वेशन बना अल्फा माइनस एन गामा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू बीटा। क्लियर है? अल्फा माइनस एन गामा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू बीटा। लास्ट स्टेप, यहां इस डायग्राम में अल्फा को tan अल्फा देख के वैल्यू रिप्लेस कीजिए, गामा को tan गामा देख के वैल्यू रिप्लेस कीजिए और बीटा को tan बीटा देख के वैल्यू रिप्लेस कीजिए। कोई बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा हियर। जबकि ये जो परपेंडिकुलर खींच रखे हैं इसको एज अ हाइट एच आप ले सकते हैं। चलिए एक हम आपको दिखा दे रहे हैं, अल्फा, अल्फा ये है, जब अल्फा को tan अल्फा देखेंगे तो दिस एज अ एच एंड दिस एज अ माइनस यू, एच अपॉन माइनस यू। नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। कल वाला Yes, डेरिवेशन है, yes. बस थोड़ा सा इधर उधर है, एच अपॉन माइनस यू। तो जरा कोई गामा बोल दे हमको, गामा कितना होगा? H H upon upon minus minus V. हाँ सही है, एच अपॉन माइनस वी। और बीटा, बीटा को tan बीटा H देखेंगे तो upon R. H H H upon upon R. R. एक साथ पढ़े तो इसी को कहते हैं आचार। तो ये हो जाएगा एच आर। तो अभी देखिए फिर एच 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 कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो एच चला जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपान यू, माइनस माइनस प्लस, प्लस एन अपान वी, और ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई आर, n माइनस 1 बाई आर। इसको पहले लिख लेना चाहिए था, इसको बाद में। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा, इसको पहले लिख ले रहे हैं, इसको बाद में, तो ये हो जा रहा है n बाई वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर। कल वाला ही आ गया, डेट इसी से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। लेकिन यहाँ n आपको, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। हिस्टोरिकली रिफ्रैक्टिंग में अगर कॉन्वेक्स है तो आपको मिला n बाई वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर। कल जब ये कॉनकेव था तो जब ये कॉनकेव था तो भी यही आया था, कॉन्वेक्स है तो भी यही आया है। सिर्फ अंतर इस बात का पड़ता है कि यू वी और आर का साइन बदल जाएगा जब न्यूमेरिकल पुट करने जाएंगे। न्यूमेरिकल पुट करने जाएंगे तो उस केस में आंसर बदल जाएंगे, अदरवाइज देखने में ये बिल्कुल एक जैसे हैं। अभी एन हमने किसको मान रखा है? एन हमने मान रखा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। इसी तरह न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली ये 1n2 को मान रखा है। तो आपको थोड़ा सा अरेंज करना चाहिए लास्ट स्टेप 5 नंबर के लिए कि और करके आप इसको लिख पाते 1n2 बाई वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 बाई आर। यहां पहुंच जाएंगे। अभी आप लिख पाएंगे n2 बाई n1, n2 बाई n1। सो
यहाँ आपके पास हो जाएगा ये N2 बाई N1 V माइनस 1/U इज इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1/R। मल्टीप्लाई कर दीजिए N1 बोथ साइड। N1 बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये N1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ N1 अपीयर हो जाएगा और यहाँ N1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ N1 अपीयर हो जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज द फाइनल आंसर? N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। N2 माइनस N1 बाई R। This is the full and final expression for the refraction through convex spherically refracting surfaces। चाहे कंक्लूजन तो ये निकल ही गया, चाहे हम कॉन्वेक्स लें चाहे हम कॉन्केव लें, दोनों ही केस में हमें रिफ्रैक्शन फार्मूला सेम मिलता है, दैट इज द n बाई वी माइनस 1/U इज इक्वल टू n माइनस 1/R। अगर 1 और 2 अलग अलग लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको बोलते हैं इमेज स्पेस n2 बाई वी, ऑब्जेक्ट स्पेस n1 बाई U, और ये पार्ट होता है द सेपरेटिंग मीडिया जो N1 और N2 को सेपरेट कर रहा है थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो इमेज स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस एंड द सेपरेटिंग मीडिया, 3 पार्ट से ये फार्मूला मिलके बना है। अगर डेरिवेशन आएगा तो आपको यहां तक डिराइव करके बताना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे कर सकते हैं और इस पे कितने तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई है। अभी आधे घंटे में ये सेशन एक्सपायर कर जाएगा तो फिर रिबूट करेंगे, वही आईडी रहेगी सब टोटल, कुछ नहीं, बस 2 मिनट डिस्टर्बेंस होगा, उसके बाद फिर आप रिकनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा का ही परमिशन मिल रहा है एक बार में क्लास चलाने का। तो हाफ आधे घंटे बाद ये कट जाएगा, फिर हम लोग जुड़ जाएंगे उसी लिंक पर, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा, 1 घंटे की क्लास मिलेगी आपको पूरी। तो ये हटा दें? हेलो तो ये N2 बाई V को क्या बोले? ये N2 बाई V ये क्या है? इमेज स्पेस, इमेज स्पेस। हाँ, इसका नाम है इमेज स्पेस हाँ सर। और इसका नाम है ऑब्जेक्ट स्पेस। वो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो नाम आएगा ऑब्जेक्ट स्पेस, इमेज स्पेस, तो वहां हम फिर याद दिलाएंगे। और इसको बोलते हैं सेपरेटिंग मीडिया। N1 और N2 को सेपरेट किया जा रहा है थ्रू अ सरफेस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर R। ठीक है? तो चलिए हम आते हैं न्यूमेरिकल में। बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, उससे पहले कुछ आसान देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ एक सरफेस है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, इधर ग्लास है, इधर वाटर है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। हमसे कहा जा रहा है 50 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट, तो बताइए इमेज किधर, इधर बनेगी उधर बनेगी, कहाँ गई? इमेज के बारे में पूछ रहा है। इमेज पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट? अब आप ही सोचिए ना, ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका मतलब है देखने वाला इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इधर लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इज दैट एक सरफेस है सेपरेटिंग ग्लास एंड वाटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो फाइनल इमेज के बारे में बताएं कि फाइनल इमेज किधर होगी और कहाँ होगी। आपको पता है सारा मेजरमेंट तो पोल के रिस्पेक्ट में होना है, तो पोल तो यहाँ कहीं होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा। हर बार रे डायग्राम थोड़ा बनाएंगे, अब तो आपको न्यूमेरिकल लगाना है।
तो रे डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तो बनाएंगे, नहीं बनाने के लिए कहेगा तो नहीं बनाएंगे। फिलहाल हम रे डायग्राम बनाने से पहले ये क्लियर कर लें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। अभी हमने साइन की बात नहीं की कि साइन प्लस है कि साइन माइनस है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वाटर और ग्लास को सेपरेट किया गया है। अभी पूछ रहा है इमेज कहाँ गई। अब आप ही सोचो ना, इधर तो ऑब्जेक्ट रख दिए तो रिफ्रैक्शन इससे होना है, इसका मतलब देखने वाला इधर है, मतलब रे कैसे चली होगी, जो भी रे चली होगी वो ऐसे चली होगी ना, ग्लास एंड वाटर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि यहाँ जो हम एन लिखेंगे वो एन होगा GNW। चलिए अच्छी बात है, इस पोल पर हाथ रख के लगा दीजिए N/V -1/U इज इक्वल टू N-1/R। ये होता है फॉर्मूला। अब N देखिए तो N क्या है, ग्लास से वाटर में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये GNW है, ये GNW है। पहला करेक्शन। वी तो पूछ रहा है तो रहने दीजिए, हमें नहीं पता इधर बना प्लस है माइनस है क्या है, जो पूछ रहा है उसको आप एज सच रहने दीजिए। यू के बारे में बताइए। पोल पर खड़े हो जाइए और चलकर ऑब्जेक्ट की तरफ जाइए 50 सेंटीमीटर। कोई बताएगा +50 की -50? माइनस माइनस। पोल पर मेंटेन है 50 सेंटीमीटर, ऐसे चलेंगे और रेस तो ऐसे आ रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको यू रखना चाहिए -50 और आर। पोल पर खड़े हो जाइए, चलिए सेंटर तक चलते हैं 10 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? माइनस माइनस, सही है, माइनस। और GNW कितना बाहर आइए निकल के, GNW का मतलब हुआ वाटर अपॉन ग्लास। क्यों? यही ना, 1N2 was the N2/N1। और आपको पता है वाटर है तो एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास है तो एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर हम खाली वाटर बोल रहे हैं तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर हम ग्लास बोल रहे हैं तो मतलब वो ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो आपको पता है ANW यानी एयर एंड वाटर, that is this is 4/3 and ANG that is 3/2 that is 8/9 8/9 मीन्स आपको इसको सॉल्व करने के लिए इसकी जगह रखना है 8/9, इसकी जगह रखना है 8/9। क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा? कोई बताएगा सॉल्व करके कितना आया? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। वैसे मेरी मैथमेटिक्स हमेशा वीक रही है, कभी भी 100% से ज्यादा नहीं मिला है। तो देखें कौन पहले सॉल्व करता है। बताइए, V प्लस आया माइनस आया, कितना आया? प्लस आ रहा है। V is equal to -100। हेलो, V is equal to -100। और किसी का नहीं? अकॉर्डिंग टू मी V is coming as -100। यस सर। सही है? हाँ सर सही है। सही है, तो चलिए अच्छी बात है।
अब -100 के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्या मतलब है। मतलब यहाँ खड़े हो जाइए, इधर चलेंगे तो ना माइनस, माइनस इसका मतलब है ये -50 था, इसका मतलब है माइनस। क्लियर है? इमेज कहाँ बनी है? इमेज यहाँ बनी है। इसका मतलब है आंसर में लिखना होगा कि फॉर दिस सिचुएशन image forms at 100 centimeter away from the pole and it is toward the object side. क्लियर है आंसर? क्लियर है ना? अगर ये प्लस आया होता तो इधर आ जाते, माइनस आ गया तो उधर चले गए, पता चल गया कि किधर जाएगा। यानी कि जो प्लस माइनस है वो पोजीशन बताने में हेल्प करता है और जो वैल्यू है वो डिस्टेंस बताने में हेल्प करता है। यानी यहाँ आंसर है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल टुवर्ड ऑब्जेक्ट, this 100 centimeter from pole toward object. This is the answer. हटा दें इसको। हटा दें इसको। Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है। यस सर। एक दूसरा हम बना रहे हैं, फ्रक से आंसर बताइए लगा के, एकदम आसान था, बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, 2 नहीं 3 मार्क्स का। ये एक सरफेस है। नाउ दिस साइड एयर, दिस साइड ग्लास, दिस इज ऑब्जेक्ट, this is the object, this is 20 centimeter and this is 30 centimeter, that is radii of curvature. बताइए इमेज कहाँ गई? बताइए इमेज कहाँ गई? ऑब्जेक्ट 20 Sir, repeat सेंटीमीटर है। है। हाँ, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, रेडियस। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये एक सरफेस है हैविंग द पोल P, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, एक तरफ एयर है एक तरफ ग्लास है, इमेज कहाँ गई? यानी V पूछ रहा है आपसे। -45। गुड, सही है आंसर। मेरा भी -45 ही आया, -45 सेंटीमीटर। तो बेसिक क्वेश्चन लगने लगा, इसका मतलब है आपको डेरिवेशन समझ में आया। चलिए, और कोई जिसको दिक्कत हो रहा हो? एनीवन फेसिंग प्रॉब्लम? नेहा, Yes, नेहा sir. लग रहा है? Yes, sir. आ गया मेरा। अच्छा ठीक है, हमको साइन कन्वेंशन में दिक्कत होती है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक नहीं है, सर। तो हाँ ठीक ठीक। तो चलिए आते हैं इसके टिपिकल प्रॉब्लम में, जो कि इस साल सीबीएसई में मिलने वाला है। आईएससी में इस साल आ चुका है, सीबीएसई में इसका चांस है आने का। सिचुएशन ये है, ध्यान से सुनिए, एक ग्लास का बल्ब है,
ग्लास का बल्ब, उसके अंदर एक एयर बबल फॉर्म हो गया है। जब हम उस ग्लास बल्ब को घुमा रहे हैं ऐसे, तो एक बार ऐसा लग रहा है कि बबल इज वेरी क्लोजर टू मी, और घुमा रहे हैं तो एक बार ऐसा लग रहा है कि द बबल इनसाइड द ग्लास स्फीयर इज वेरी फार अवे टू मी। यानी कि दो सिचुएशन है, एक ग्लास का बल्ब है, जैसे हम लोग पेपर वेट डिजाइन करते हैं तो पेपर वेट में अंदर फ्लावर बना होता है, तो जब आप पेपर वेट घुमाएंगे ऐसे तो एक केस में फ्लावर लगेगा वेरी क्लोज टू यू, और एक केस में लगेगा फ्लावर इज वेरी फार अपार्ट टू यू। तो चलिए देखते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, और तब दिखाते हैं बोर्ड में इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। सेशन एक्सपायर होने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम रीगेन लॉग इन करेंगे तो वो आप फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल चलिए जरा हम आपको दिखाते हैं कि एक ग्लास बल्ब के अंदर अगर कोई एक एयर बबल है, अब बाहर खड़ा हुआ आदमी उसको देखने की कोशिश करे तो क्या वो रियल पोजीशन आप एयर बबल देख पाएगा? तो आंसर है नो, क्योंकि ग्लास के अंदर जो एयर बबल है उससे जो रेज निकलेंगी ग्लास बल्ब के बाहर, वो ग्लास से एयर में आएंगी, तो रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड शेंड हो जाएंगी, और बेंड शेंड होते ही अपैरेंट इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। दो केस बनता है, एक केस जिसमें हमें वो एयर बबल वेरी नियर टू अर्थ लगता है, तो देखना है कब उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम आपको रे डायग्राम पर कमांड देंगे, स्टेटमेंट पर कमांड देंगे, और जब कमांड हो जाएगा तो न्यूमेरिकल के डेटा को लेके सॉल्व करके दिखाएंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में 2 क्वेश्चन डाल देंगे इस साल के बोर्ड के लिए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ध्यान से देखिए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, दिस इज द ग्लास बल्ब, दिस इज द ग्लास बल्ब, बाहर एयर है और अंदर ग्लास है, बस ये ग्लास बाहर है एयर, और अब इसमें ठीक है, ये आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लीजिए। कैसे पता चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस? ये सेंटर, अरे कोई डायमीटर खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर हो गया और ये पोल हो गया, ठीक है। इधर से देख रहे होंगे तो ये पोल हो गया, और इधर से देख रहे होंगे इधर से तो ये पोल हो जाएगा, सेंटर थोड़ा नहीं बदला। अब जो उसके अंदर एयर बबल फॉर्म हुआ है, वो एयर बबल या तो कहीं होगा, या तो उधर होगा या इधर होगा। मान लेते हैं एयर बबल से कहीं ना कहीं तो होगा इसमें, तो उसको घुमा के ऐसा अरेंज किए हैं कि जो एयर बबल है वो यहाँ दिख रहा है, ये दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ एयर बबल। अगर अंदर घुस के देखें तो दिस इज द एयर बबल। अब क्या 2 केस नहीं बन रहा है कि हम एयर बबल जिधर है उधर वाली सरफेस से देखें तो क्या, और एयर बबल सेंटर के जिधर है उसके दूसरे तरफ वाली सरफेस से देखें तो क्या? यानी कि केस है व्हेन द रियल एयर बबल इज सीन बाय द नियरर सरफेस, तो इमेज कहाँ जाएगी? न्यूमेरिकल लगा के भी जान सकते हैं, रे डायग्राम बना के भी जान सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम फार्दर अपार्ट वाले से देखें, अगर एयर बबल इज हियर तो दिस इज कॉल्ड नियरर सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड फार्दर सरफेस। तो चलिए हम आपको रे डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। अगर दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ एंड दिस इज द ऑब्जर्वर, तो ये एज अ स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। अब आप इससे बहुत सारी रेज में से एक रे चलाइए, दिस चलाया आप ये रे, अब आपको पता है कि कहाँ सीधे जा पाएगी, क्यों? क्योंकि ग्लास टू एयर का केस है। आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। नॉर्मल आप ऐसे ढूंढेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, थैंक यू। तो हम ये कह रहे थे कि नियरर सरफेस से हम देख रहे हैं, तो नियरर सरफेस से देखने पर ये रे चली, अभी एयर में जाना चाहती है, हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो नॉर्मल जनरेट हो गया, बेंड अवे टू द नॉर्मल, इधर निकल गई, और नॉर्मल इंसिडेंस खींचेंगे, ये सिंगल एरो थी या डबल एरो है, ये देखिए, ऐसे जाना था और ऐसे जाके ऐसे घूम गई, और ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, डेथ एंड डेथ एंड डेथ। देखिए कहां बनेगी इमेज, इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए, यहां इंटरसेक्शन हो रहा है विद दिस, ये बनी इमेज। क्या ऐसा नहीं है कि नियरर सरफेस से बबल को देखेंगे तो और नियरर आ जाएगा? अगर मैं कहता 25 सेंटीमीटर फ्रॉम
25 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो कंफर्म है। अगर ये 25 सेंटीमीटर में देता और आप जब निकालते तो लेस देन 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आता। यही तो न्यूमेरिकल है, हमें लगा के देखना है। यानी अगर ये डिस्टेंस मैं 25 दे दूं तो आंसर लेस देन 25 आएगा। अगर मैं ये आंसर 10 दे दूं तो इमेज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस लेस देन 10 आएगी। अब यही चीज जरा दूसरे साइड से देखिए। दूसरे साइड का केस है कि अगर हम जिस साइड बबल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस साइड बबल है, इस साइड से देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये लेना होगा ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। जब इधर से देखेंगे तो इस पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा और केस का नाम होगा सीइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेरी फार अवे। इधर से देख रहे थे, सेंटर से इसी तरफ था, इसी तरफ से देख रहे थे तो नाम था, इसको पास वाली सरफेस से देखेंगे। और जब उधर से देखते हैं तो नाम है दूर वाली सरफेस से देखेंगे। तो जब पास वाली सरफेस से देख रहे हैं तो और पास आ जा रहा है। चलिए दूर वाली सरफेस से देख लेते हैं कि दूर वाली सरफेस से देखेंगे तो क्या होगा। जब इधर से देखेंगे यहाँ तो ये एज अ स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज में से आप एक रे लेके चलिए दिस। आपको क्या लग रहा है ये रे सीधी चली जाएगी क्या? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जाते ही बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, यानी रिफ्रैक्शन हो जाएगा और रिफ्रैक्शन होते ही पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो अब कैसे ढूंढे नॉर्मल? तो नॉर्मल ढूंढने का तरीका है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करिए आप इसको। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे इसको तो आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने पर जो आपको लाइन मिल रही है वो लाइन ये है, दिस लाइन इज ऑब्टेन्ड। ये लाइन मिली आपको नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की ये रे बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल ऐसे निकल जाएगी। ये ट्रिपल एरो ऐसे निकल गई। और एक नॉर्मल इंसिडेंस ले लीजिए, ये डैश 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 सीधी निकल जाएगी डैश। फिर तो रियल इमेज नहीं बनी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ कहीं। क्या मतलब है? मतलब है जब हम ये ऑब्जेक्ट लेके चले हैं तो इमेज ये आ रही है, यानी दूर से देखते हैं तो और दूर हो जाता है, पास से देखते हैं तो और पास हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास बल्ब है, उसमें एक एयर बबल फार्म हो गया। अब उस एयर बबल को नियरर सरफेस से देख रहे हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। और अगर उसको हम फार्दर दूसरे सरफेस से देख रहे हैं, दूर वाले सरफेस से, तो आप इमेज की पोजीशन बताइए। चलिए ये तो रे डायग्राम से समझाए ना, हमको नहीं आता रे डायग्राम बनाना, तो हम सिचुएशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपको प्रैक्टिस के लिए हम प्रॉब्लम तुरंत अवेलेबल करा देंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चेक कर लीजिएगा आपको आया कि नहीं। तो नेक्स्ट संडे को लेक्चर पड़ेगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ ग्लास बल्ब। सर आपका वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है। ग्लास बल्ब वीडियो हमारे मोबाइल की क्वालिटी चेक करो कैमरे का। यहाँ मेरे डेस्कटॉप पर एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। हम फेयर एंड लवली नहीं लगाया तो चेहरा थोड़ा रफ आ रहा है। फेयर एंड हैंडसम, सॉरी फेयर एंड हैंडसम, नॉट द फेयर एंड लवली। और किसी को स्क्रीन पे दिक्कत है? हेलो, और क्या ब्लर आ रहा है बहुत ज्यादा? एनीवन? रेस्ट ऑफ द नेहा, उज्जवल, उज्जवल, अरे उज्जवल चाय पीने चलेगा क्या? हेलो आंचल, साउंड क्या? स्क्रीन डल आ रही है, दिख रहा है? सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ, ये रिलायंस वाले चोर हैं। यस सर। बताइए। यस सर। इतना, हाँ वो पूछ रहे थे कि स्क्रीन पर वो दिख नहीं रहा क्या डेटा? थोड़ा ब्लर है। ब्लर है ना? अभी देखिए, अभी सही हुआ?
देखिएगा क्लियरिटी, हम वो कर रहे हैं, कैमरा जूम कर रहे हैं। अभी ठीक है? हेलो, हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा हाँ बड़ा सर लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए Yes, अच्छा sir, बड़ा yes, बड़ा sir. लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। ये ग्लास बल्ब हो गया, दिस इज ग्लास बल्ब। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींच ली, ये सेंटर खींच लिया, ये 10 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। ये एयर बबल है और ये यहां से 4 सेंटीमीटर है सेंटर से, ठीक है। ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करने वाला है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, ग्लास का बना हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि नियरर सरफेस, यानी इससे देखेंगे तो कॉल्ड नियरर सरफेस, नियरर सरफेस। और अगर इसके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा फारदर सरफेस, फारदर थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, नियरर सरफेस, नियरर सरफेस। और अगर इससे देखेंगे, ये 4 सेंटीमीटर लिखे थे, इससे देखेंगे तो इसका नाम पड़ेगा फारदर सरफेस, फारदर सरफेस। अब आपको बताना है कि इमेज कहां गई। चलिए ध्यान से देखिए, एक दोनों तरफ का हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। ये हम डेटा दे दे रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे, हम आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चेक कर लीजिएगा। अगर इस सरफेस से देख रहे हैं तो रे तो ऐसे चलेगी, तो एन ग्लास एन एयर लिखें कि एयर एंड ग्लास लिखें? एनीवन? ग्लास एंड एयर। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो अंदर पड़ गया ना, एयर बबल तो अंदर पड़ गया, तो रे कैसे आएगी? ग्लास एंड एयर। मतलब इस सरफेस से आपको लगाना चाहिए एन बाई वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई आर, में एन है ग्लास एंड एयर, ग्लास एंड एयर। तो ये हो जाएगा 1 अपान 1.5। क्लियर है? क्यों? आपको एएनजी पता होता है ना, एएनजी इज द 1.5। तो जब जीएनए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान एएनजी हो जाएगा, 1 अपान एएनजी। तो दिस इज 1 अपान 1.5, यानी आपको जीएनए ये जो वैल्यू रखनी है, ये रखनी है 1 अपान 1.5। वी तो आपसे पूछा ही जा रहा है कितना है, और यू कोई बोलेगा यू कितना? दिस, ये चाहिए प्लस -6। हाँ -6, -6। ये इतना 10 है, में से 4 हटाएंगे तो ये 6। अब ये पोल हो गया, ये चलकर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, जबकि लाइट रे ऐसे आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 1 अपान 1.5। और आर के बारे में कोई बताएगा? -10। -10 चलकर ऐसे जाएंगे, जबकि रेज ऐसे आ रही हैं, ये हो जाएगा -10। रख के देखिएगा वी कितना आ रहा है, हम आपको व्हाट्सएप में आंसर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और यही चीज जब इधर से होगा, यहां से, तो देख लीजिए 1 मिनट, यहां फिर लगाएंगे आप एन बाई वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई आर। कोई बताएगा एन क्या है? एयर एन ग्लास की ग्लास एन एयर? ग्लास एंड एयर। ऑब्वियसली रे तो ऐसे चल कर जाएगी, तो ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये हो जाएगा ग्लास एन एयर, ये हो जाएगा ग्लास एन एयर। अब ग्लास एन एयर मतलब 1 अपान 1.5, ये हो जाएगा 1 अपान 1.5। वी तो पूछ ही रहे हैं, मत टच कीजिए इसको, छोड़ दीजिए, बताएगा कहाँ है? यू, जरा यू के बारे में बताइए। अब ये पोल होगा, आप बोलिए, ये पोल होगा, इसके रिस्पेक्ट में अब आपको ये डिस्टेंस -14। हाँ, इतना हो गया 10, इतना हो गया 14, और चलकर आप पोल से आएंगे ऐसे, और रे तो ऐसे जा रही है, तो यू हो जाएगा -14। और रही बात आर की, खड़े हो जाइए पोल पर, सेंटर तक चलकर आएंगे तो -10, क्योंकि रे तो ऐसे जा रही है, इसका मतलब है आर की जगह -10।
इसको भी सॉल्व करके v निकालिएगा। गारंटी है जब ये वाला निकालेंगे इसका तो आंसर 14 से ज्यादा आएगा, यानी ये गारंटी है 14 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। चेक कर लीजिए आप। और गारंटी है ये कितना था, 6 था ना, तो v की वैल्यू देन साइन तो रहेगा प्लस माइनस -5 आएगा। -5। अरे वाह अरे वाह, फर्स्ट वाले में ये -5 और इधर वो भी नहीं किए। चलिए ठीक है, सॉल्व कर नहीं किए हैं, सर। ग्रेट डे। मिलेंगे संडे को अगेन 5:15 to 6 में। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। हैव अ नाइस डे एंड नाइस ईयर। और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने का एंड न्यूमेरिकल लगाने का। जो डाउट हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, सब लोग देख लेंगे। जो सॉल्व कर पाएगा कर देगा, नहीं तो हम जब नजर पड़ेगी तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नाउ मीटिंग इज क्लोज। यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।